लोगों की आँख छोटा है, हमारी आँख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूँ। छोटे आँख होने से एक फ़ायदा है, गंदगी कम घुसते हैं और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं, हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं, तब किसी को मालूम नहीं पड़ते कि वो सो रहे या जाग रहे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हमारे लिए भी ये पहले बार है इस स्थान में आके एक जनजाति का कार्यक्रम में, हूल दिवस के कार्यक्रम में जनजातियों के बारे में बात करते हुए, विचार विमर्श करते हुए राजधानी की इस इतना बड़ा ऐतिहासिक स्थान में जनजाति के विषय में बात करते हुए हम मन में वहाँ बैठ के मन में हम यही सोच रहे थे कि ये दिन अगर 1947 के बाद थोड़ा जल्दी देखा होता तो जनजाति के साथ इतना सोच विचारों को देश के साथ मिल के जाने में मुश्किल नहीं होता। ये बहुत भावना वाला बात है हमारे लिए। कहते हैं कि हम लोग जनजाति हैं। बहुत बार अगर हम अपने विषय में, अपने सोच विचार के बारे में हम बताएंगे तो आप सोचेंगे कि भाजपा का अध्यक्ष है नागालैंड का, तो वो भाजपा वाला बात बोल रहा होगा, मगर वैसा नहीं है। हम एक हिंदुस्तानी होने वाला बात बोल रहे हैं। सुनील जी को मैंने कभी ये नहीं कहा, मैं हमारे वशिष्ठ बाबूलाल जी को हम कह रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ था जो उन्होंने बताया। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे। उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे दो आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे। तो $20 तो ज़िंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह हो के मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहाँ के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूँ, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्ज़रलैंड या फिनलैंड, कहाँ, कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे कि आज जनजातियों के बारे में पूर्वोत्तर के लिए हमारे देश भी एक होके हम लोगों को भी इस मंच और इस जगह को सबके सामने देने के लिए ये जो सौभाग्य हमको दिया है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और जनजातियों के लिए ये गर्व की बात है। छोटी छोटी बातें हम याद करना चाहते हैं। हम बड़े बड़े बातों को लेके दिल्ली वासी के सामने हम रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे गांवों में रहने वाले जनजाति हैं और हम पहाड़ की चोटी में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले जनजातियां हैं। आज अगर हम देखें कि हूल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, कल के दिन है, 50,000 लोग एकत्रित होकर जनजाति और दो औरतों ने लेके 25,000 लोग का बलिदान हुआ। इस देश की आज़ादी की जो सफ़र है उसमें उन्होंने बलिदान किया। हम नहीं जानते थे कि इतना लोग ने भी बलिदान किया क्या। उसी तरह हमारे राज्य नागालैंड में भी
कुछ बातें हैं जो आज तक उभर के नहीं आया, जैसे कि सुभाष जी और उनकी सेना जो है नागालैंड में फेक डिस्ट्रिक्ट की छोजुबा इलाका तक पहुंच के आया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हम भी उसी सरकार में हैं, मगर हमारी सरकार गठबंधन है और ये इकरार नहीं करते हैं कि सुभाष जी वहाँ तक आके चला गया। और वहाँ ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, आज 100 साल की उम्र की कोई बुजुर्ग है, कोई 99, कोई 95 ईयर्स एंड अबव के लोग हैं, जो वो कहानी कहते हैं कि वो एक साथ सुभाष जी के साथ उस इलाका तक जापानी लोगों के साथ लड़ने के लिए वो लोग आया था। और उस तरह का माहौल रख के इस देश का आज़ादी हुआ। बहुत सारे लोगों के लिए तो आज़ादी का कहानी सिर्फ चंद परिवारों के नाम लेके, चंद लोगों का नाम लेके, हम सब भी उनमें से है जो यहाँ तक पहुँच के आया है। मगर आज जब हम ये सुनते हैं और जानते हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए हम सबों ने कितना बड़ा भाग लिया, हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा भाग लिया, छोटे से छोटे इलाका में, छोटे से छोटे स्थान में, अपने स्वतंत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए अपने जान गंवाया, अपने जीवन को बिताया। इन चीज़ों का नैरेटिव, इन चीज़ों का कहानी, इन चीज़ों के विषय में हम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जब आए, आज हम भी एक युवा है आप लोगों की तरह ही, आज समझने के लिए ये आते हैं कि अंग्रेज ने बहुत अच्छा नैरेटिव बनाया और हम लोगों के इतिहास को पूरा ख़त्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए पूरा कोशिश किया। और आज उसका परिणाम पूर्वोत्तर में बहुत सारे स्थानों में आज भी है। नागालैंड जैसे राज्य में, मिजोरम जैसे राज्य में, मणिपुर जैसे में और अरुणाचल जैसे में बहुत सारे स्थानों में उस नैरेटिव का सोच विचार और विचारधारा को लेके आज तक इस देश के साथ है। और हम सबों का काम बनते हैं कि उस विचारधारा को निकाल के जो सत्य विचारधारा है, सत्य नैरेटिव है, उस नैरेटिव के मार्गदर्शन में हमें लेके चलना चाहिए। आप लोग तो बहुत खुशनसीब वाले लोग हैं कि आपको जब कहे भारत माता की जय, कहिए ना, गर्वान महसूस होते हैं। अब पूर्वोत्तर में बहुत सारे स्थानों में जाइए, सन्नाटा के आवाज़ के सिवा कुछ और जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि गलत नैरेटिव लेके आया गया है। भारत माता की जय बोले तो चुपचाप रहेंगे। आज भी ऐसे स्थाने हैं जहां आप भारत के ध्वज को लहराना चाहेंगे तो आप अकेला हो जाएंगे, आपके साथ देने वाला नहीं रहेंगे। यहाँ तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के बाद तो आप तो फेंक देते हैं नाले में या डस्टबिन में छोड़ देते हैं। तो हम लोग तो कभी सोचते हैं कि आप लोग तो सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ अपने इतना विशाल देश के साथ इतना स्वतंत्रता से आप जी रहे हैं, फिर भी उन नैरेटिवों को अभी तक सुधारने के लिए हम सबों का कोशिश नहीं हो रहा है। आज माय होम इंडिया जिस प्लेटफॉर्म से देशभक्ति के लिए, देश के लिए, राजनीति के लिए नहीं, सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, देश के लिए, अखंडता के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। कोविड के समय में हमने देखा हमारी सुनील देवधर जी और उनकी टीम किस तरह पूर्वोत्तर के लोगों को और पूरा देश के लोगों को किस तरह फैसिलिटेट कर रहा था। कितना तकलीफें गुजरना पड़ा, फिर भी कभी पीछे नहीं हटा, साथ देके हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों और बहनों को हमारे राज्य तक पहुंचाया। उसके लिए माय होम इंडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब पूर्वोत्तर के बच्चे
भाइयों और बहनों बाहर निकलते हैं ना, बहुत डर डर के भेजते हैं, बहुत डर डर के भेजते हैं। कुछ तकलीफ होगा तो कौन उनके साथ देंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा तो उनको कैसा समझेंगे। फिर भी पढ़ाई लिखाई के लिए और जो अपॉर्चुनिटी इस देश दे रहा है, अब हमारा देश दे रहा है, उन अपॉर्चुनिटियों को देख के, उन चीज़ों को महसूस करने के लिए, उन चीज़ों में रहने के लिए इस देश में हमारी पूर्वोत्तर की देश के लोग भी यहाँ आते हैं। आप लोग संभाल के आपकी बेटी और बेटियाँ और भाइयों को, आपके बच्चों को जो पूर्वोत्तर से आते हैं, मेहरबानी करके आप लोग उन लोगों को संभाल के आपके घरों में, आपकी कॉलोनियों में आप साथ दीजिए। थोड़ा सा देख रेख में थोड़ा बदलाव होगा, थोड़ा सा खान पान में थोड़ा अलग होगा, मगर मन तो एक ही होगा। आज के इस अवसर में हम एक ही बात को रख के हम अपने वाणी को व्यायाम करेंगे। हमारे देश की इतिहास महान इतिहास है। मैं हमारे लोगों को क्या कहता हूं आपको मालूम होना चाहिए। हिंदुस्तान, भारत एक सनातन देश है, ना इसका कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। इस सनातन देश का एक सनातन प्रधानमंत्री, माननीय लोकप्रिय महान मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मार्गदर्शन में आज हमारे देश आगे बढ़ रहे हैं। सनातन होने का एक स्वरूप सबको लेके चलने का, चाहे इस देश का ईसाई हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध धर्म के लोग हो, या अपना, मैं आप लोगों को हिंदू नहीं मानता हूं, सनातन मानता हूं। आप सबको लेके चल रहे हैं। हमें भी, दूसरे धर्म के लोगों को भी सनातन के साथ रहने का और उस चीज को स्वीकार करने का मनोबल होना चाहिए और समझना चाहिए। अगर ये देश सनातन नहीं होता तो हम लोग आज इस स्थान में नहीं होता। और हमारी हिंदू भाइयों और बहनों को मैं बहुत नमन करता हूं, क्योंकि आप लोगों की विचारधारा में सनातन है। सब चीजों में, हर रूप में भगवान देखता है, इसलिए आप सबों को लेके चल रहा है। ये देश सिर्फ अपने देशवासियों के लिए एक एग्जाम्पल नहीं है, विश्व के लिए एक एग्जाम्पल है। हमारे देश में जितने अलग अलग विभिन्न जनजाति और अलग अलग कास्ट, अलग अलग, हर 200 किलोमीटर में, 200 मीटर में अलग एक व्यवहार वाला आदमी, अलग एक धर्म या अलग सोच विचार वाला आदमी मिल जाते हैं, उस देश को हम सब एक करके लेके चलना पड़ेगा। मैं दिल्ली में बहुत बार आता हूं और मैं कहता हूं हमारे यहाँ अधिकारियों को, हमारी सुनील जी जो है हमारे बड़ा भाई, और मोदी जी सबसे बड़ा भाई, वो लोग तो पूर्वोत्तर में रह के आए हैं, वो लोग जानते हैं। बहुत बार जब यहाँ नीति बनते हैं तो मैं यहाँ नीति के विषय में बहुत बार नीति बनाने वाला अफसरों के साथ में सुझाव देता हूँ। कभी कभार आके आप लोग वहाँ प्रवास करिए, एक गांव में आके 1-2 हफ्ता रहिए, वहाँ के लोगों के साथ एक बार रहिए, या तो कभी टूरिस्ट के रूप से भी आइए। वहाँ की लोग कैसा रहते हैं, कैसा जीते हैं, क्या करते हैं, और वहाँ के सोच विचार कैसे हैं। आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर के लोग और आदिवासी लोग जो है, आप लोगों को पूरा दिल खोल के आप लोगों को पूरा दिल में बुलाएंगे। सिर्फ जानना बाकी है,
थोड़ा सा परखना बाकी है। तब नीति बनाने के समय में एक तरह का नीति सबकी उपलब्धियों के लिए बन सकेगा। हमें सुनील जी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है दादा, यहाँ मैं बोलता हूँ, यहाँ कुछ क्राइटेरिया होता है सरकार में, ब्लॉक के हिसाब से डेवलपमेंट के रेशियो मिलते हैं। तो बोलते हैं मिनिमम एक ब्लॉक में 25,000 आदमी होना चाहिए, मिनिमम एक ब्लॉक में 50,000 आदमी होना चाहिए बोलते हैं। हमारा नागालैंड में 25,000 वाला ब्लॉक हमारे ख्याल से 2 या 3 ही होगा। एक ब्लॉक में 8,000, 7,000, 5,000, 3,000, 2,000 का भी ब्लॉक है। हमारा एक बड़ा भाई है यहाँ ड्राइवर, हमारे साथ 14 साल से है, फरीदाबाद में रहते हैं। एक पहले बार उनके गांव में जब गया, वो मुझे बोला कि सर हमारे गांव बहुत छोटा है, आप आ रहे, बहुत खुश हूँ मैं। तो मैं गया, बोला घर कितना है, इस परिवार कितना है पूछा, बोला कि 5,000 परिवार सिर्फ है। 5,000 परिवार में तो मैं इलेक्शन जीत जाऊं। तो उस तरह का तालमेल जो है, थोड़ा देश का इस हिस्सा का थोड़ा तालमेल अलग है, देश की पूर्वोत्तर के हिस्सा का तालमेल थोड़ा अलग है, मगर हम सब एक देशवासी हैं। नीति बनाने के समय इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि सब कोई को उपलब्धि हो। उसी तरह आप बड़े राज्य से, बड़े देश से, बड़े स्थान से, बहुत 6-7 हज़ार साल का आपका अनुभव है, सिविलाइजेशन का अनुभव है। और हम लोग जो पूर्वोत्तर से आते हैं, वो दिल्ली तक का अनुभव भी अभी हो रहा है। तो हम चाहते हैं और विनती करता हूं आप सबों से कि ये अनुभव को बढ़िया बना दीजिए, सबके लिए बहुत बढ़िया अनुभव कर दीजिए पूर्वोत्तर के लोगों को। इसलिए आज मैं अपना वाणी विराम करता हूं। बहुत धन्यवाद अपना माय होम इंडिया को, इस कार्यक्रम को, और जो हुल दिवस के बारे में अपना माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बाबूलाल जी बताएंगे, उसको हम सबको सुन के, हम सबों के दिल में उसको सहमत रख के हम लोग आगे बढ़ते जाएं। सो थैंक यू वेरी मच। आखिर में भारत माता की जय। आपका आत्मीय वक्तव्य हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायी रहा। आपका धन्यवाद तमजिन जी। मित्रों, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसको 7:30 बजे तक विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किया जाएगा। सभागार में आने जाने वाले लोगों से निवेदन है कि आप कैमरों का ध्यान रखकर मंच के सामने जरा झुक के जाएं। इस सभागार में हमारे बीच देश के प्रतिष्ठित अधिकारियों में से एक आईपीएस आनंद मिश्रा सर उपस्थित हैं। आप वर्तमान में एआईजी के पोस्ट पे आसाम में कार्यरत हैं। आप मूलतः बिहार से हैं। आपका हम इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंचासीन चित्रा दातर जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति हम लोगों के लिए वंदनीय है। आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जोनल हेड और जनरल मैनेजर के पद पे कार्यरत हैं। इस संबंधित विषय पर हम चाहेंगे कि आप 2 शब्द हम सभी के समक्ष रखें। चित्रा दातर जी। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सर, नमस्ते। तेंजिन सर अभी गए हैं, यहाँ से नहीं है, बट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ नागालैंड, एंड आवर सुनील देवधर सर, होम इंडिया, माय होम इंडिया के, और नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, एंड मिस्टर बलदेव सिंह एंड मैडम मर्यादा,
तो इसलिए मैं आज धन्यवाद करना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल माय होम इंडिया, जिन्होंने मुझे यहाँ आने की अपॉर्चुनिटी दी और जिसमें आज आपके सामने बात कर सकती हूँ मैं, ये जो हम हूल दिवस मनाने जा रहे हैं। आज का जो हूल दिवस है, जैसे आज देवधर सर ने इतनी अच्छी तरह से जो इम्पैक्ट आज हुआ है सुन के, तो इतना अच्छी तरह से दिया है कि इतना काफ़ी सबको इस तरह की जानकारी नहीं होगी। आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि हूल दिवस के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ, लेकिन इतना तो मैं भी नहीं जानती थी, मुझे ये मानना पड़ेगा। और क्या है, जैसे बोला हूल दिवस, इट्स अ क्रांति दिवस। और ये क्रांति किसने की थी? वही जो मुर्मू ब्रदर्स, जिन्होंने वो भैया और बहनें साथ में आके ब्रिटिशों के खिलाफ, क्योंकि पहले जो उन्होंने की थी लड़ाई वो तो जमींदारों के खिलाफ थी, क्योंकि उनकी जमीनें और ये जिस तरह से उनको सताया जा रहा था तो उसके खिलाफ थी। और उसके बाद उन्होंने ब्रिटिशों के भी खिलाफ की। उस टाइप के साधन नहीं थे, जैसे आज हम बोल रहे थे कोई भी लड़ाई हो, चलो साधनें होती है उनके करने के लिए, बट उनके पास क्या साधना थी? आज उनके पास कोई भी ऐसे ये वेपन्स नहीं थे। जैसे आज मैं बोलूँगी कि धनुष्य बाण से उन्होंने वो लड़ाई की, तो इस तरह से ये लड़ाई वो इतना आसान नहीं था। 50,000 लोगों को इकट्ठा करके 400 विलेजेस से उनको साथ में लाना, और इस तरह से ब्रिटिश कितना पावरफुल थे सारे, बट उनके खिलाफ करना, और उसमें 25,000 लोग मारे गए, जिसमें ये भाई बहनें थी। तो ये बहुत ही दुख की बात है। और क्या हम ये 30 जून 1855 की बात कर रहे हैं, तो ये 1855 एक ही दिन हम मनाने जा रहे हैं क्या? नहीं, ये तो हमारे हृदय में हमेशा रहेगा, उसको हम हमेशा याद करता रहेंगे। और जैसे सुनील सर ने बोला, ये तो नागालैंड में या झारखंड में मनाने का दिवस नहीं है। आज जैसे हम बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आज हम मनाने रहे हैं, ये तो सारे पूरे भारत में मनाने का दिवस है, और सारे लोगों ने मनाना चाहिए और सारे लोगों ने उनको याद करना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि इस तरह से है, और उन्होंने इस तरह से लड़ाई, दैट वाज अ रिवॉल्ट एक्चुअली, एंड दिस संथास, these are the tribal community, and this was the towards this operation of the colonial rule propagated through a distorted revenue system, and that was the thing why the revolt has taken place, और इसीलिए हम उसको हमेशा याद करते रहेंगे ना। अब हम झारखंड की भी बात करेंगे, तो झारखंड स्टेट के बारे में आज अगर देखेंगे तो उसको वनांचल करते, क्योंकि वनांचल जैसे वो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, और फॉरेस्ट एरिया है तो उसका मेन क्या है? मिनरल्स। इट इज़ रिच ऑफ मिनरल्स। 40% मिनरल्स तो आप देखेंगे तो वहाँ से ही निकलते हैं। उसके साथ सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हम तसरसिल बोलते हैं वो भी आज देखेंगे तो ये सारे झारखंड के प्रोडक्ट्स हैं। तो झारखंड स्टेट को हम देखेंगे, भारत इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना चाहिए। और हम उसको भी कि झारखंड एक बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट, उसको जो बोलते हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर ऑल दिस थिंग्स। एंड आज मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तरफ से आई हूँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तरफ से बिकॉज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इट इज़ 87 years old bank. It's one of the premier public sector banks, and having this legacy of throughout this thing, like the it was founded in the year 1935 in Pune with just 10 lakhs of capital, and the प्राइमरी मोटिव वॉज, तभी वो सारे इंडस्ट्रियल के लिए करते थे, लेकिन जब भी बैंक्स वो ओपन हो रहे थे इंडस्ट्रीज के लिए, तभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओपन किया था कि जस्ट टू सर्व द कॉमन मैन, सारे लोगों के, कि जैसे अभी भी हम कर रहे हैं कि अंडर सर्ड और अनसर्ड लोगों के लिए लोन्स या इस तरह के वितरण करते, तो तभी भी यही दिमाग में था कि इंडस्ट्रीज के लिए तो बहुत सारी बैंक्स आ रही है, लेकिन कॉमन मैन के लिए कौन करेगा, कौन लोन देगा। उस विचार से जो लोग इकट्ठा है पुणे में और जिन्होंने स्थापना की, वो तभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र बने। आज तभी का जो 10 लाख का कैपिटल है, वो कैपिटल से आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक मिड साइज बैंक बन गई है। और ये मिड साइज बैंक जो है, तो उसकी वजह से उसमें आज देखेंगे कि आज भी मीडिया में देखेंगे या अभी को जो लेटेस्ट सर्वे, इट इज अ नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक ग्रोथ वाइज। वी हैव बीन रैंक्ड एज नंबर 1 बैंक अमंग ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एंड आज आप देखोगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक या महाराष्ट्र से, जैसे आज मैं बोलूंगी कि इवन सिक्किम और ये
सारे एरिया में जहाँ पे देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांचेस है, हमारे सारे जोनल ऑफिसेस है, 40 से जोनल ऑफिसेस है। सारे नॉर्थ ईस्ट में हम ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक्सपांशन मोड में जा रहे हैं। आज गुवाहाटी जैसे एरिया में भी हमने नया जोन बनाया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखेगी। हाँ, येस, इट इज़ इन महाराष्ट्र बिकॉज वी हैव अ मेजर प्रेजेंस इन महाराष्ट्र एंड वी आर द SLBC कन्वर्सर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन महाराष्ट्र। बट आज बाकी सारे स्टेट्स में देखेंगे बहुत सारे एक्सपांशन मोड में जा रहे हैं। आज दिल्ली में भी हमारा बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे कारोबार हो रहा है, तो उसके लिए हम सारा कर रहे हैं। एंड सारे लोन्स भी हम उसके लिए, मतलब जैसे हमने बोला कि ट्राइबल हो या SC/ST हो, बाकी सारे हो, उनके लिए लोन्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र अग्रणी है, डिजिटल में भी अग्रणी है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आज फिर से मैं बोलना चाहती हूँ कि बस मेरे 2 ही शब्द है, और मुझे इस में देने के लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गुरविंदर सिंह जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। आप झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हमारी यह परंपरा रही है कि मुख्य अतिथि के वक्तव्य से पहले वोट ऑफ थैंक्स हम रखते हैं, जिससे हम सभी मुख्य अतिथि जी का गरिमामय वक्तव्य बिना किसी जल्दबाजी में सुन सकें। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं माई होम इंडिया के मैनेजिंग ट्रस्टी मारियोडा पासवेट जी को आमंत्रित करता हूं। मैम। मैं हिंदी में तो नहीं बात कर सकती हूँ। आई विल कैरी ऑन विद इंग्लिश। Respected dignitaries on the dais, ladies and gentlemen present here, very good evening to you all. Myself, Marioda Paswet, from Jaintia Hills, married to an Assamese boy, a mix of India, and I am a member of My Home India. Feel great to honor that they propose me to give the votes of thanks on behalf of the organization. First of all, I would like to thank Sunil Yodharji, the founder of My Home India and National Secretary of BJP, for his endless support and guidance. Your work are an inspiration which always guide us, sir. I would like to thank Sri Mati Chitra Datta, General Secretary, General Manager and Zonal Head, Bank of Maharashtra, for taking out time from her busy schedule and joining us here. I would like to express my heartfelt thanks to Sir Tenjan Ima Along, even though if he's not here, I think Sunil sir will tell him. Minister of Tribal Affairs, Government of Nagaland, for gracing our program. Thank you, Sri Babulal Marandi, former Chief Ministers of Jharkhand, for gracing this event of Hul Divas, where we pay our tribute to the unsung hero, tribal heroes of pre-independence. I also thank the Constitution Clubs of India for providing us this hall whenever we required. Lastly, but not the least, I would like to thank all our Karyakarta, all the volunteers who took time to come to make this event a successful, and most of all, you all there in the hall who give us this opportunity to speak. Actually, if you're not there, we cannot say anything, the dice will be empty. The dice will be there, but if you're not there, your support is more important.
Let us say, give a round of applause to each and every one of us here. So this on my behalf, and one more time, I would like to thank My Home India for giving me the chance. Actually, today is my first time, so please pardon me, because I cannot express that much, maybe next time. So today, I will just say thank you to everyone. Thank you. पहली बार के हिसाब से बहुत ही अच्छा किया। थैंक यू वेरी मच मैम। इस सभागार में नवल किशोर जी ट्रेजर दिल्ली विश्वविद्यालय तथा भूपेंद्र गोठवाल जी प्रेसिडेंट एससी मोर्चा दिल्ली प्रदेश उपस्थित हैं। हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, हम सभी के बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बाबूलाल जी उपस्थित हैं। झारखंड राज्य की स्थापना के साथ ही उसके मजबूत नींव के निर्माण हेतु राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय बाबूलाल जी ने पदभार ग्रहण किया था। आपने अपने कुशल नेतृत्व में शिक्षा, बिजली, सड़क, नौकरी व पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के साथ ही अपने सफल व दूरदर्शी योजनाओं के माध्यम से नवगठित झारखंड राज्य को बुलंद हौसले से अपनी यात्रा प्रारंभ करने का मार्ग भी सशक्त किया। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंतर्गत विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए मां भारती की सेवा का दायित्व निभाया। मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय बाबूलाल जी को हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज हम सब लोगों के बीच मंच पर उपस्थित माई होम इंडिया के क्या इसको कहें फाउंडर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मंत्री श्री सुनील देवधर जी और मंच पर उपस्थित श्रीमती चित्रा दातर जी और यहाँ पर उपस्थित क्या बताए थे, अच्छा वो चले गए, नाम भी बहुत किन्ना अलोंग जी और अभी वोट ऑफ थैंक्स दी हम सब लोगों के बीच मारियोडा पासवेट जी और उपस्थित तमाम इस हॉल में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आज हुल दिवस का इसको हम कहेंगे पूर्व संध्या है। हुल दिवस कल 30 जून को हम सब मनाते हैं। इससे पहले ही सुनील जी ने बताया आप सबको कि हमें इसको पूरे देश को जानना चाहिए था, लेकिन इस देश की दुर्भाग्य रहा कि हमने देश की आज़ादी के लिए जो लोग लड़ाई लड़े, हम उन सब को भी याद नहीं कर पाए, और याद भी किए तो बहुत सीमित स्तर पर। और सीमित स्तर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज देश के अंदर में जैसे कुछ एक नाम सुनील जी ने पहले गिनाए थे हम सबको, कि अगर हम आज़ादी की लड़ाई के कुछ महापुरुषों का नाम हम याद करते हैं तो नेताजी को तो याद करते ही है, सुभाष चंद्र बोस या फिर
खुदीराम बोस है, भगत सिंह है, ऐसे कुछ नाम को हम याद करते हैं, या चंद्रशेखर आज़ाद है। अगर हम इसको कहें तो अधिकांशतः ये संबंध शहरी क्षेत्रों से रहा, जहाँ पर मीडिया का या फिर जिसको कहते हैं कि एलीट क्लास के लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ से जो महापुरुष आए उनको तो जरूर देश जानता है किसी न किसी रूप में। लेकिन जो एकदम सुदूर ग्रामीण अंचलों में जिन लोगों ने आज़ादी के खातिर जो संघर्ष किया, उनको लोगों ने नहीं जान पाया, और जाना भी तो उस रूप में संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि उनको लोगों ने कहा कि महाजनों के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे, शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। यानी उसको एक बहुत सीमित, जिसको कहते हैं कि अपना व्यक्तिगत, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर भय से तो कोई भी रिटेलिएट करता है, वो विरोध करता है या एक प्रकार से हमला करता है, तो इस रूप में लोगों को चिन्हित किया गया। लेकिन वास्तव में अगर हम अतीत को देखें तो भारतवर्ष में तो हमें लगता है कि जो जनजाति समाज है, इनमें से ऐसे पूरे देश भर में 700 जनजातियों की जो जाति जिसको कहते हैं ना, सूचीबद्ध किया हुआ है भारत सरकार की ओर से, और उनमें से 10.5 करोड़ से अधिक की आबादी है इस देश के अंदर में। और उसमें जो सबसे बड़ी आबादी जैसे भील है, फिर गौड़ है, और उसके बाद संथालों की आबादी आती है, फिर उसके बाद आबादी और है जातियों की। तो आज जिसके हम लोग हूल दिवस मना रहे हैं, यानी कल 30 जून को हूल दिवस है, जिसका नेतृत्व जिसे अभी कहा कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव, तो ये और फूलो झानो, ये संथाल कम्युनिटी से आए थे, जिसको हमने कहा कि देश के जो मेजर 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, जो ट्राइबल इंडिया में कह सकते हैं, इतनी आबादी है। तो कल आप देखेंगे खास करके जहाँ कहीं भी संथाल रहते हैं, चाहे वो बंगाल में रहते हो, चाहे उड़ीसा में रहते होंगे, या देश के बाहर बांग्लादेश में भी है, क्योंकि बांग्लादेश भी भारत से अलग हुआ है, फिर नेपाल भी है, तो वहाँ भी आपको मिलेंगे। तो सभी जगहों पर आपको संथाली समाज के बीच में हूल दिवस को लोग मनाते हैं। हमें लगता है कि दिल्ली में भी लोग मनाते होंगे, कि जो लोग नौकरी वगैरह करते होंगे तो अपनी एक कम्युनिटी के रूप में कहीं छोटा सा कोई कमरे में या कहीं भी इकट्ठे हो करके, लेकिन निश्चित रूप से कल दिल्ली में भी पता करेंगे तो आपको हमें लगता है कि ज़रूर मिलेंगे कि वो लोग मनाते, यानी इतनी आदर के साथ, सम्मान के साथ 30 जून हूल दिवस को लोग मनाते हैं। आज मैं ज़रूर अपने ओर से माई होम इंडिया के फाउंडर सुनील जी को और उनके तमाम सहयोगी साथियों को, जो जिस प्रकार से पिछले 17 वर्षों से यानी समाज को एक सूत्र में बांधने का जो एक बीड़ा इन्होंने उठाया है, जोड़ने का जो एक बीड़ा उठाया है, और उस संकल्प के साथ लगातार इस प्रकार के जो कार्यक्रमों का जो आयोजन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय है कि वास्तव में हर कोई जान सके कि भाई हमें इस देश की आज़ादी, कुछ लोग ने ही आज़ाद देश को नहीं किया, बल्कि इस देश की आज़ादी के खातिर असंख्य लोग बलिदान हुए और असंख्य लोग लड़ाई लड़े। क्योंकि ये कहावत वही है कि जो मंदिर के गुंबद को तो लोग हर कोई देखते हैं, लेकिन उस नींव में कितनी ईंटें लगे हैं, कौन कौन ईंटें लगे हैं, ये तो किसी ने कोई देखा नहीं, कोई देखता नहीं है, और उसको प्रणाम भी लोग नहीं करते। तो मैं कहूँगा कि ये जो इतनी देश भर में जो स्वतंत्रता के लिए जो लोग लड़ाई लड़े, तो एक प्रकार से वो कह सकते हैं कि भारत माता के जो हम मंदिर ये जो बना रहे हैं, भव्य बना रहे हैं, जिसको हम लोग भारत माता की जय करते हैं, और भारत की जय जयकार हो संसार में, हम इसकी जो कल्पना करते हैं और इस भाव को लेकर के हम सब लोग काम करते हैं, तो उसके नींव में वो सारे महापुरुष
मजबूती से मैंने नींव क्या कहते हैं उसको, स्तंभ को इन लोगों ने मजबूती से खड़ा किया होगा, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि अपने आप में, और मैं पूरे देश के, मैं यहाँ अभी काफ़ी बताए भी, और मैं जानता भी नहीं हूँ पूरे देश के इतना महापुरुषों को। और आज मैं ज़रूर कहूँगा कि देश में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, पहले से अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो सौभाग्य था हमारा कि अटल जी के साथ भी सरकार में काम करने का मौका मिला, और उस वक्त ही झारखंड राज्य भी बना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय ट्राइबल मंत्रालय भी अलग किया गया। कुछ समय हम लोग अटल जी से, आडवाणी जी से आग्रह किए थे कि अनुसूचित जाति और जनजाति समाज की थोड़ी अलग अलग प्रकार की समस्याएं, रहना थोड़ा सा अलग अलग होता है। एक गांव में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, एक वर्ग शहर में रहते हैं, सामान्यतया तो समस्याएं अलग अलग है, तो उसको ठीक से एड्रेस नहीं कर सकते। और फिर अलग मंत्रालय भी बना। उस समय जुएल ओरांव भारत सरकार में मंत्री हुआ करते थे। फिर उसी समय हम जैसे कहा कि संथाल एक लार्जेस्ट थर्ड ग्रुप है ट्राइबल्स में से, हमारी अपनी एक भाषा है संथाली, उस भाषा को भी उस समय 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो हमारे लिए बड़ा गौरव की, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि दूसरा कोई सुनता ही नहीं था, कोई समझता ही नहीं था उससे पहले कि इस देश में कोई अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए भी लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, उनके भी इतनी देश के प्रति योगदान रहा है। तो एक, और फिर झारखंड का तो आप सब लोग जान ही रहे हैं कि आज़ादी के लिए जो बहुत लंबी लड़ाई लोग लड़े, लेकिन किसी ने भी कोई उस पर विचार नहीं किया अलग करने की। लेकिन जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने तो 2-3 साल भी नहीं गुजरा था और अलग झारखंड राज्य बन गया। और मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी के कामों की सिर्फ उपलब्धि के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि उस समय आप देखें कि 15 नवंबर को, जैसे 30 जून हूल दिवस है, 15 नवंबर बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। तो उस समय बातें आई कि भाई झारखंड राज्य के स्थापना दिवस कौन सा दिन होगा, और उस समय अटल जी, आडवाणी जी हमसे बात किए तो हमने कहा कि 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, आप उनके नाम से ये समर्पित कर दो। यार उसी दिन तय हो गया। तो मैं एक छोटी बात इसलिए कर रहा हूँ तो कि इतनी अगर भावना का जो ख्याल करना, शायद किसी और भी देश में तो बहुत सरकारें बनी उससे पहले, क्या कहते हैं आज़ादी के बाद से, किसी ने भी इस प्रकार की भावना और भाव को देखा नहीं। और आज भी अगर आप देखें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो 15 नवंबर को अनुसूचित जनजाति गौरव दिवस के रूप में कि बिरसा मुंडा की जयंती, और फिर रांची में तो पिछले साल 15 नवंबर को एक जनजाति म्यूजियम जिसको कह सकते हैं, तो कि जनजाति समाज का जो योगदान रहा है इस देश में और आज़ादी में और समाज के लिए, ताकि कहीं कोई उपलब्ध नहीं है तो वो सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हो सके, तो लोग आवे तो जाए, लोग उसको पढ़ सके, लोग जान सके। तो एक बहुत बड़ा, जिसको मैं कह सकता हूँ, प्रयास है। और आप देखते होंगे कि आज भारत सरकार में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 जनजाति समाज से मंत्री को बनाया। ये पहली दफा ही हुआ। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ताकि देश की आज़ादी में इस समाज की बड़ा योगदान रहा, और आज़ाद भारत में भी उनकी जो सहभागिता हो, ये अगर किसी ने आज चिंता की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की। और मैं आज ये कह रहा था कि 30 जून आप क्या करें, अगर झारखंड की धरती को आप देखें, अभी तो हम लोग सीधो कानून की चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी बहुत चर्चा हुई, कोई बहुत अधिक चर्चा करना ऐसा नहीं है कि वो तो आप बाकी पढ़ लेंगे किताबों को, लेकिन आप देखें सिर्फ सीधो कानून ही नहीं, उससे पहले भी वहाँ तिलका मांझी हुआ करते थे। 1754-55 की ये बात है कि वो तिलका मांझी हुए थे जब भागलपुर में क्लीवलैंड, उस समय अंग्रेज कलेक्टर होते थे, ताड़ की गाछ में चढ़ करके उसको मारा था। जो ये लोग कहते हैं कि भाई अंग्रेज या महाजनों के विरोध में, अगर महाजन के विरोध में होता तो महाजन को 50 ठो को मारता, शायद इसका कोई इतिहास में ऐसा पन्ना में बहुत कम मिलता है। लेकिन महाजन भी वो था कि उन्हीं के संरक्षण में ही लोग गड़बड़ करते थे।
अगर सरकार की संरक्षण किसी को भी अपराधियों को मिल जाता है तभी वह अपराध करने में बहुत अधिक हिम्मत करता है या फिर कुछ भी करता है, लोगों को तंग करता है। अगर शासन की ओर से उनको कोई साह नहीं मिले, प्रश्रय नहीं मिले, तो फिर कोई वो हिम्मत नहीं कर सकता है। तो मैंने इसलिए कह रहा था कि ये बातें कि उस समय भी अगर आप देखें, मैंने इसलिए उस तिलका मांझी का नाम उल्लेख किया कि उससे भी 100 साल पहले अंग्रेजों के साथ, वो भी ये जो संथाल परगना भागलपुर का जो क्षेत्र है, इससे डिवीजन भागलपुर में तो आज भी तिलका मांझी चौक है, ये सारे कुछ वहाँ उपलब्ध है। तो हम ये कह रहे थे कि उस समय लड़े तो इससे साफ होता है, जो व्यक्ति अगर एक अंग्रेज अफसर को घात लगा करके ताड़ के पेड़ में चढ़ करके उनको मारना, उस समय आप सोच सकते हो ये साहस की बात है उस समय। और उस समय काफ़ी संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ। और उसी प्रकार से ये हूल दिवस जो 30 जून 1955 को जब लोग एकत्रित हुए और उसके बाद हूल की जो घोषणा हुई, यानी क्रांति जिसको कहा हूल है, उससे छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा हुए तो वहाँ उल गुलान शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। उल गुलान भी वही है, यानी वो क्रांति जिसको बोलते हैं या इनकलाब कह सकते हैं उसको। अब क्या शब्द है ये तो पता नहीं, लेकिन ये क्रांति है, उल गुलान या फिर हूल है। तो ये संथाल में क्या बोलते हैं उस क्षेत्र में, तो हूल की आगाज किए 30 जून 1855 को। और उसके बाद इतिहासकारों ने जो लिखा, जिसको लोगों ने भ्रमित करने की काफ़ी कोशिश की कि ये अंग्रेजों के विरोध नहीं, और अंग्रेज राइटर ने ही शुरू में लिखा, बाद के लोगों ने तो उसी पर लिखा। फिर कौन कौन लेखक, मैं इस ओर अभी नहीं जाना चाहता हूँ, आप सब लोगों के उतना ही में। बाकी आप सब चूँकि यहाँ सभी प्रबुद्धजन बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से हमें पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए उसमें से, और अब उस पर बहुत कुछ काम भी हो रहा है। तो मैं कह रहा था कि उस समय अगर आप देखें कि उन लोगों ने लड़ाई कि कहीं अंग्रेज नहीं बल्कि वहाँ से जो हूल की आगाज किया लोग, तो उस समय अंग्रेज की जो राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, तो कलकत्ता की मार्च की लोगों ने आह्वान किया। आप सोच सकते हैं वहाँ से भोगनाडी से हम समझते हैं करीब करीब 300 किलोमीटर कलकत्ता है, और कलकत्ता तक जाने की, और कलकत्ता तक ना पहुँचे उसके लिए अंग्रेजों ने भरपूर प्रयास किए। जिस संघर्ष में जो अभी बता रहे थे कि हज़ारों 25,000 से भी कहीं अधिक लोग मारे गए या कितना मारे गए, ये तो इतिहासकार अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रकार से लिखते हैं। तो इसमें से ये दिखता है उनको रोकने की कोशिश की गई। तो बीच में आज तो पाकुड़ जिला बना साहब, पहले एक संथाल परगना एक था, यानी आंदोलन के बाद तो एक संथाल परगना बन गया था अलग से, जब 1855 के विद्रोह के बाद 1856-57 में संथाल परगना यानी भागलपुर से अलग हुआ था कमिश्नर। तो हम कह रहे थे कि ये जो भोगनाडी से चल करके कलकत्ता के तरफ लोग कूच किया, अंग्रेज ने उसको रोकने की कोशिश की। तो वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर पर पाकुड़ पड़ता है, वहाँ एक राजबाड़ी आज भी है। तो उस समय के इतिहासकार कहते हैं कि उस राजबाड़ी लोगों ने घेरा, और घेरा ही नहीं बल्कि घुस गए थे। उस समय संथाल जो विद्रोह थे, और उस समय वहाँ जो राजा या जमींदार जो भी रहते थे वो लोग वहाँ से भाग खड़े हुए थे, और वहाँ उन लोगों के साथ संघर्ष हुआ। तो अंग्रेजों ने उस समय के राजा ये में एक टावर बना हुआ है, उसको मल्टी लोड टावर कहते हैं, कि आज भी अगर आप पाकुड़ जाएंगे, पाकुड़ आज के तारीख में संथाल परगने में एक जिला है झारखंड में, दम बंगाल से सटा हुआ, मालदा मुर्शिदाबाद से वो किनारे किनारे पर सटा हुआ है। तो वहाँ आज भी वो टावर उसका प्रतीक दिखता है, वहाँ से किस प्रकार से छेद है, कैसे वहाँ लोग संघर्ष कर रहे थे, कैसे तीर चल रहा था, वो लोग कैसे गोली चला रहे थे। तो ये इस बात का प्रतीक ये कहता है कि अगर वो महाजनों के विरोध में लड़ता तो फिर राजमहल को घेरता नहीं, और वो अंग्रेज क्या बोलते हैं, अंग्रेज के प्रतिनिधित्व तो वही लोग करते थे, जमींदार करते थे, जिसको हम लोग राजा भी बोलते थे। तो वहाँ लोगों ने घेरा, उससे भी संघर्ष करके जब वहाँ नहीं मिला वो लोग, और फिर वहाँ से आगे बढ़ा तो 25-30 किलोमीटर में एक महेशपुर राज है, वहाँ भी लोगों ने घेरा था, और काफ़ी संघर्ष हुआ इस बीच में उस क्षेत्रों में। तो मैं सिर्फ ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था आप सब लोगों से,
क्योंकि इसको छोटा रूप में लोगों ने दिखाया कि अगर उसमें से इतिहास में ऐसा कहीं नहीं मिलता है कि किसी महाजन को मारा या उसी में बहुत संघर्ष हुआ। अगर महाजनों के साथ संघर्ष होता तो मुझे नहीं लगता है कलकत्ता तक उनको मार्च करने की ज़रूरत पड़ती और फिर पाकुड़ के राज किला को घेरता या फिर महेशपुर राज को घेरता और वहाँ लोग घुसता, फिर वहाँ उसको बचाने के लिए फिर संघर्ष हुआ। अंग्रेज़ों ने काफ़ी फौज को कलकत्ता से भेजा और उसके बाद काफ़ी लड़ाई हुई, एक लंबी लड़ाई, उसकी कहानी तो काफ़ी है। और बंगाल का ये जो मुर्शिदाबाद वगैरह का जो अंग्रेज़ नवाब वगैरह का जितना ये था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अंग्रेज ने पूरी तरह से एक किला जिसको कह सकते बना दिया। लेकिन आप सामान्य सोच सकते हैं कि ट्राइबल के पास क्या था, एक तो सिर्फ हौसला था और तीर धनुष था, और अंग्रेज के पास उस समय के आधुनिक बंदूकें थी, तो उसके सामने टिकना बहुत मुश्किल था। फिर वो प्रशिक्षित थे। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा था कि फिर जून में संघर्ष हुआ और जून से लेकर के 1 महीना ही चला। पहले तो आंदोलन पहले से, जैसा हमने कहा कि ये आंदोलन अचानक नहीं हुआ था। हमने तिलका मांझी का नाम इसलिए उल्लेख किया कि उस समय से ही ये संघर्ष का एक प्रकार से शुरुआत थी उस क्षेत्र में और चला। और फिर बाद में जुलाई में फिर दोनों भाई पकड़े जाते हैं। फिर बाद में सारे आम जिसको कह सकते हैं, एक को भोगनाडी में, फिर एक को बगल में फांसी दी गई। तो ये सारे घटना है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इतना ही नहीं है कि अगर संथाल परगना की धरती आप देखें तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में वीर बुद्धू भगत हुए, बिरसा मुंडा हुए। बिरसा मुंडा तो काफ़ी चर्चित और हम समझते हैं कि आज के तारीख में पूरा देश या दुनिया में भी लोगों ने जाना। उसके बारे में काफ़ी कुछ फिल्म भी बन चुका है और लोग अभी भी लोग बना रहे हैं। और फिर पोटो हो समाज के बीच में, खास करके जो चाईबासा के पार्ट में, फिर कोल्हान क्या कहते हैं पलामू का क्षेत्र है, उधर नीलंबर पीतम्बर हुए। तो कहने का अर्थ है कि झारखंड की अगर आप धरती को देखेंगे और वहाँ की जो जनजाति है, 32 प्रकार की जो जनजाति है, उसमें से एक संथाल है, मुंडा है, हो है और उरांव है, खड़िया है। ये प्रमुख जो जनजातियाँ हैं, ये प्रमुख जनजाति जिसको कह रहे हैं कि इन सभी जनजातियों में वहाँ आपको स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और अंग्रेजों के साथ लोग जो लोहा लिया है, लोग लड़ा है, लोग शहीद हुए हैं। लेकिन आज वो सारी चीज़ें विलुप्त सा दिखता है। हमारे आने वाले पीढ़ी को नहीं पता है कि मैं आप पूरा विश्वास कि देश के जो आज सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस पीड़ा को उठाया कि भाई हमें आने वाली पीढ़ियों को देश के लिए जिन लोगों ने जो शहीद हुए, जिन लोगों ने शहादत दी, उन सारे लोगों को लोग जान सके, तभी हमें देश के प्रति भी और प्रेम और प्यार उमड़ेगा। और मैं इसलिए उन महापुरुषों को अधिक ये मानता हूँ कि भाई हम बड़े बड़े लोगों की जानते हैं कि उन लोगों ने भी संघर्ष किया आज़ादी के लिए अंग्रेजों के साथ। लेकिन कई एक लोग ऐसे थे जिसको हम कह सकते हैं कि उनकी जमींदारी थी, उनकी जागीरदारी थी, उसको बचाने के लिए भी उनको एक लड़ना था, उनका एक दायित्व भी बनता था। लेकिन ये जो जनजाति समाज में से जो महापुरुष पैदा हुए और अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़े, अगर मैं कहूँ कि उनकी कोई जागीरदार नहीं थे, जागीरदारी उनकी नहीं थी। अगर जागीरदारी थी तो 5 एकड़ और 2 एकड़ जमीन रही होगी उनकी जागीरदारी, कि जितना में वो खेती बाड़ी करते थे। लेकिन उसके लिए भी वो लड़ाई लड़े। और वो खाली संक्षिप्त में, चूँकि हमारा भी समय हो रहा है, इसलिए मैं कहूँगा कि उस वक्त जो अगर आप उस इतिहास को पढ़ेंगे, फिर लोग लड़ाई क्यों लड़े, इसीलिए लड़े। लोग मुख्य पेशा ट्राइबल का खेती ही है और ज़मीन जंगल को काट करके जो खेत बाड़ी बना लिया, खेती करते हैं। जो अगर अंग्रेज़ों के लगन नहीं वसूल किया तो ज़मीन को नीलाम करते थे। फिर औने पौने दाम में जो बना हुआ खेत महाजन लेते थे या ज़मींदार लेते थे, उसको हड़प लेते थे। फिर अब इस कारण से लोगों ने फिर विद्रोह किया था उस समय।
जितने भी आप विद्रोह देखेंगे, और आज भी अगर आप देखें पूरे देश के अंदर में, खास करके मैं उन इलाकों को देखता, उड़ीसा है या मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, झारखंड है, वहाँ जो ट्राइब्स रहते हैं वो जमीन को लेकर के इतना प्रेम करते, इतना प्यार करते, उसे छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए आप देखें वहाँ भी कोई भी परियोजना जाती है तो फिर वो कहते हैं ना, जान भी देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। और उसके पीछे हमारे लोगों ने भी काफ़ी जुल्म किया, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हुई, उसमें उजाड़े गए, लेकिन उनको जो न्याय मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिला। उनके ठीक प्रकार से पुनर्वास होनी चाहिए, वो नहीं हुआ। आज भी कोई अगर आप देखेंगे उन क्षेत्रों में तो लोग उजड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ बसे हुए हैं, उनके पास जो ज़मीनें थी वो भी हाथ से निकल गया, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। तो आज भी आप देखें उन क्षेत्रों में जो संघर्ष चलता है, और संघर्ष इसलिए नहीं चलता है कि हम जमीन नहीं देंगे, बल्कि जमीन तो लोगों ने दिया है। आज भी बड़े बड़े प्लांट खड़े, संघर्ष इसलिए होते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं होता है, उनके साथ अन्याय होता है। तो आज भी वो इसको लेकर के आंदोलन करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज ये जो हूल दिवस है 30 जून, जो उसके हम पूर्व संध्या पर उपस्थित है, मैं जरूर आप सब लोगों से ये निवेदन करूँगा कि भाई हम जिस क्षेत्र में भी हो, हमें उसका ज़रूर अध्ययन करना चाहिए, उसको हमें जानने की कोशिश करना चाहिए, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हाविक सुनील जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, इनके बारे में मैंने जब इनसे मुलाकात नहीं हुई थी, जो कि एक ही विचारधारा परिवार में हम लोग काम करते थे, तो इसलिए इनका नाम मैंने पहले बहुत सुना था, बहुत देर से इनसे मुलाकात हुई व्यक्तिगत रूप से। तो ये ऐसे लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन इतना से नहीं होगा। जब पूरे भारत या पूरा देश एक साथ मिल करके काम करेंगे तभी फिर भारत की जय जयकार दुनिया में होगी। और नहीं तो मैं लोगों से कहता हूँ, मैं एक घटना मैं आप सबको बताता हूँ कि अगर ट्राइबल अपनी परिवेश को क्यों छोड़ा और बदला। सुनील जी से गप कभी कभी हुई, लेकिन मैंने बताया इनको नहीं था। तो मैं पहली दफ़ा अयोध्या गया था, ये घटना होगी 1981 या 82 में। उस समय हम विश्व हिंदू परिषद का काम किया करते थे, शुरुआत के दिनों में एक ट्रेनिंग कैंप था। तो पहली बार हम सरजू नदी में स्नान करने के लिए गए, और हम फिर स्नान नहीं किया, आकर के बाथरूम में स्नान किए। तो आप सोचेंगे कैसा आदमी है भैया, हम भी नदी में स्नान करते। तो हम देखें महिला और पुरुष सब एक ही जगह, एक ही घाट में लोग स्नान करते। हमारे यहाँ इसको क्या कहते हैं, अच्छे लोग नहीं मानते हैं कि महिला और पुरुष एक ही घाट में स्नान करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या लोग बोलते थे कि अरे ड्राइवर है, ये लोग तो ऐसे ही रहते हैं, वैसे ही रहते हैं, इन लोगों तो कोई पर्दा नहीं है। मैंने जिसको कहते हैं ना विचित्र प्रकार के लोग, उनको ये लोग तो ऐसे ही नाच गान करते हैं, ये वो खाते पीते हैं, खाली हड़िया दारू पीते हैं, इस ढंग के। तो हम घर से जब कॉलेज की पढ़ाई निकले तो हम ट्राइबल समाज से एक प्रकार से अपने आप को अलग हो गए। मैंने ये सुनते सुनते और बाकी लोगों से मेरा अधिक मित्रता हुई, लेकिन उसके बाद भी जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते थे, गांव घर ग्रामीण क्षेत्रों में ही मेरा था। और जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि हाँ, तो सब लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं बड़े विचित्र ढंग से। तो मुझे तो लगा, बड़ा हटपट लगा। फिर हिम्मत नहीं हुआ कि हम भी उस सरजू की नदी में डुबकी लगावें। दूसरी घटना मैं कहता हूँ लोगों को, राजगीर में उसी वक्त, मैंने उसी के आसपास बिहार में ही था, झारखंड में उस वक्त, वहाँ भी गए, देखे कुंड में ही सब लोग डुबकी लगा रहे हैं। तो मुझे बड़ा विचित्र लगा कि हमको लगा कि भाई हम लोगों के बारे में लोग इस प्रकार की धारणा समाज में लोग पाल करके लोग रखे, और यहाँ तो हम कुछ और देख रहे हैं। वैसे ही लगा कि कुछ दिनों के बाद फिर पॉलिटिक्स में आए तो कुछ हमारे मित्र लोग थे डॉक्टर, तो उन लोगों का सम्मेलन कुछ था मुंबई में, सम्मेलन करके लोग लौटे। तो फिर हमको भी लोगों ने निमंत्रण दिया, रांची की घटनाएं। तो जो अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, अच्छे अच्छे परिवार थे, तो शाम के टेबल पर हम लोग बैठे। तो स्वाभाविक रूप से हम खाते तो सब कुछ थे, लेकिन पीते नहीं थे। तो मैंने देखा उन लोगों को, तब मुझे बड़ी आश्चर्य लगा कि हमें लगा कि हम लोगों को तो लोग किस किस प्रकार से लोग चित्रित करते हैं, लोग चिन्हित करते हैं। और हमने तो बड़े बड़े लोगों को देखा जिनके बारे में मेरा ओपिनियन कोई बहुत अलग प्रकार की थी, और उन लोगों को मैंने देखा कि भाई क्या करते हैं। तो मुझे लगा कि यार दुनिया देखने के बड़ा दृष्टिकोण। तो मुझे लगा कि हम समाज से, जैसे हम नाचना गाना, मैं खुद
नहीं सीख पाया। इसलिए नहीं सीख पाया कि लोगों ने हमें कहते थे कि अरे ये लोग तो कैसा नाचता है, महिला पुरुष एक साथ नाचता है ये सब में। तो हम बाकी लोगों को सुनते सुनते मेरे मन में भी एक जो हीनता भावना आई, तो हम उससे दूर चले गए, जिसको कहते हैं ना कि अपनी जो संस्कृति है, कल्चर है। लेकिन बाद में जब मैंने देखा लोगों को, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, हम लोगों से बहुत निकल चुके थे। इसके बाद तो इस प्रकार की कोई अवसर नहीं कि हम नाचना सीखें या गाना सीखें या उस सोसाइटी के साथ अधिक मिक्सिंग होकर के रह सके। तो मैंने इसलिए इस बात को यहाँ इतना कहा कि हम सबको इस बात की जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो देखने की जो दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ रही है, और इस कारण से समाज का जो बहुत बड़ा हिस्सा हमसे कहीं ना कहीं दूर होते चला गया। लेकिन अब जरूरत है कि हम भारत माता की जय करते हैं। अभी हम लोगों ने कई एक बार नारा भी लगाया, हमने नहीं लगवाया आप सबके, लेकिन हम कहेंगे कि भारत माता की जय तभी होगी भारत की जब हम अपना दृष्टिकोण को ठीक करें और फिर सबको लेकर के चले। जो हम कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तभी संभव होगा। तो ये हम सब लोगों को करना, और विशेष कुछ नहीं कहूँगा कि आज बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सीधो कानो चांद भैरव, क्योंकि हम भी उसी माने जिसको संथाली कम्युनिटी कहते हैं, हम उसी कम्युनिटी से आए, तो इसलिए हमको भी गौरव होता है। और हमने कहा था कि भाई हमारे ही वर्ग के लोग मना रहे थे, सिर्फ संथाली समाज के बीच ही आज तक हम गए थे। पहली दफ़ा जिसको कह सकते हैं दिल्ली में आकर के, क्योंकि पॉलिटिक्स का जीवन तो काफ़ी लंबा हो गया, और उसमें भी 98 से हम क्या कहते हैं उसको सांसदीय राजनीति में रहे, लेकिन संथाली समाज छोड़ करके और कहीं भी दूसरी जगह लोगों ने हमें नहीं बुलाया था कोई हूल दिवस पर। पहली दफ़ा सुनील जी ने, देवधर जी ने, और वो भी दिल्ली जैसा देश की राजधानी में, महानगर में इस कार्यक्रम को मनाया। और अब तो देश के प्रधानमंत्री ने हमारे वर्ग से ही, जनजाति समाज से, और वो भी महिला, उनको, और वो भी कहते हैं कि भाई हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, संथाली समाज, उसी समाज से आज देश के राष्ट्रपति बन रही है। तो मैं कहूँगा कि ये बड़ा गौरव का क्षण है, और हम सब लोग समाज को देख करके, जो कि उनकी योगदान मैंने थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश की कि भाई देश की आज़ादी में लोगों ने काफ़ी कुछ लगाया है अपने आप को। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बाबूलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सरल शब्दों में हम सबका मार्गदर्शन किया, और आपने जो पीड़ा व्यक्त की कि जनजातीय समाज को गलत चित्रों से एक उसका वर्णन किया गया, गलत नैरेटिव उसके बारे में गया। मैं तो कहूँगा इसके लिए जो शेर है, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो जिन चीज़ों को लेकर दोषारोपण जनजातीय समाज के ऊपर होता रहा, वो सारी चीज़ें खुलेआम किस तरह से यहाँ पर चलती है मैं बताऊँगा। मैं पूर्वोत्तर के जनजातियों के साथ, मारियोडा जहाँ से आती है, 8 साल पूरा समय रहा हूँ, उनकी भाषा बोलता हूँ, और वो जो खाते हैं वो सारा मैं खाता था, वो जो पीते हैं वो सब मैं नहीं पीता था। लेकिन मारियोडा हंस रही है। तो लेकिन मैंने एक अनुभव किया कि जितनी ज़्यादा इंसानियत, आज सादगी, इंसानियत और ऑनेस्टी, प्रामाणिकता जितनी जिंदा रखी है आपने, भारत को अगर वास्तविक किसी ने भारत को जिंदा रखा है तो हमारे देश के जनजातियों ने, वनवासियों ने जिंदा रखा। एक कहीं भी जाते हैं तो आपको वनवासी क्षेत्र में, जनजातीय पूर्वोत्तर क्षेत्र में, देहात में चाय पिएंगे क्या ये सवाल नहीं पूछते हैं, खाना खाएंगे क्या ये सवाल नहीं पूछते। वो जो जिस समय में वो आपके सामने आ जाएगा, आप उसको मना कर सकते हैं, लेकिन पूछेंगे नहीं कोई। आपको किसी भी जनजातीय क्षेत्र में ये स्वागत जो है, अतिथि देवो भव, ये आपको अनुभव में आएगा। और शहरों में अतिथि देवो भव क्या है? बी अवेयर ऑफ डॉग्स, ये हमारा अतिथि देवो भव है। तो वास्तविक में जनजातियों ने संस्कृति को जिंदा रखा है, ईमानदारी को जिंदा रखा है। आज लाखों रुपया किसी के पास
आप रख कर जाएंगे और 1-2 साल बाद भी आएंगे तो उस थैली को धूल लगी होगी, वहाँ का आदिवासी उसको छुएगा नहीं, अपने लिए यूज़ नहीं करेगा। इतनी ईमानदारी आज भी जनजातियों के अंदर है, ये मैं जानता हूँ और मैं आपको बताना भी चाहूँगा इस बात को। और हम लोग इसके बारे में जागृति करें। जो बात बाबूलाल जी ने हमको बताई है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि जनजातीय समाज के बारे में जो गलत नैरेटिव समाज में चर्चा में लाए गए हैं उसको धो डालने की बात हमारी बातों से हमने करना चाहिए। और हमने जनजातीय समाज में जाना चाहिए, पहाड़ों के अंदर जाना चाहिए, वनों के अंदर जाना चाहिए। वन बंधु परिषद ऐसे कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है। फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के नाम से काम कल्याण आश्रम का, विश्व हिंदू परिषद का चलता है। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब सन 2002 में ये जो 2 मुर्मू ब्रदर्स हैं, इनके ऊपर सीदो मुर्मू और कानू मुर्मू का पोस्टल स्टैंप जारी किया था। नरेंद्र अपने देश के जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब ये हूल दिवस जिनके लिए हम मना रहे हैं वो मुर्मू ब्रदर्स, जो बड़े भाई सिद्धू मुर्मू, वो एकमात्र शादीशुदा थे और बाकी की शादी भी नहीं हुई थी। और इसलिए उनकी जनरेशन जो आज है वो सिद्धू मुर्मू के जो पीढ़ियां हैं, 6 पीढ़ियों बाद एक 26 साल का युवा है बाबूलाल जी, उसका नाम मंडल मुर्मू है। और आज मैंने उससे फ़ोन पर बात की और मैंने उसको कहा कि मैं तो तुमको कार्यक्रम में बुलाना चाह रहा था, मैंने व्यक्ति को भेजा था यहाँ बुलाकर आप सबके सामने मैं खड़ा करूं। सिद्धू मुर्मू का 6ठी पीढ़ी का नौजवान जो इंजीनियरिंग पढ़ा है वो आज आपके सामने मैं लाना चाह रहा था। तो उसने कहा कि आज कल वहाँ पर काफ़ी कार्यक्रम है इस दिवस को लेकर, इसलिए मैं नहीं आ सकता। बाद में मुझे पता चला कि अभी अभी उसका इंजीनियरिंग पूरा हुआ है, 26 साल का युवा है, नौकरी की तलाश में है। अभी की झारखंड सरकार से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है या गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर एक बार आपकी सरकार बनेगी बाबूलाल जी और मैं आशा करता हूं कि मंडल मुर्मू वहां पर जो है सरकारी नौकरी में आएगा। तब तक माय होम इंडिया मंडल मुर्मू के रोजगार की व्यवस्था करेगी, ये आज मैं आप सबको बताता हूं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविक में उनके वक्तव्य के बाद में सीधे जनगण मन होना था, लेकिन उनके वक्तव्य में ही 2 चीज़ें मुझे ध्यान में आ गई जिसका खुलासा मुझे करने की इच्छा हुई, इसलिए आपकी क्षमा चाहता हूँ। सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े रहेंगे और सभी सामूहिक स्वरों में जनगण मन कहेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय।